जय हिंद। आज के वीडियो में विश्लेषण करेंगे भारत के न्याय तंत्र के इतिहास का। भारत में ज्यूरी ट्रायल का इतिहास यूरोपियन उपनिवेशीकरण की अवधि का था। 1965 में मद्रास के 12 अंग्रेजी और पुर्तगाली ज्यूरियों के बनी एक पेटेंट जूरी ने एसेंटिया डावेस को बरी कर दिया, जो अपने गुलाम नौकर की हत्या के मुकदमे में दोषी था। भारत में कंपनी शासन की अवधि के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी नियंत्रण के तहत भारतीय क्षेत्रों में दोहरी अदालत प्रणाली क्षेत्रों के भीतर जूरी परीक्षण लागू किए गए थे। प्रेसिडेंसी शहरों जैसे कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में क्राउन कोर्ट आपराधिक मामलों में यूरोपीय और भारतीय प्रतिवादियों का न्याय करने के लिए नियुक्त जूरी प्रेसिडेंसी कब्जों से बाहर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा संचालित कंपनी न्यायालयों ने जूरी के उपयोग के बिना आपराधिक और दीवानी दोनों मामलों का न्याय किया था। 1960 में ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भारत में ईआईसी की संपत्ति नियंत्रण करने के बाद भारतीय दंड संहिता को अपनाया गया और उसके एक साल बाद दंड प्रक्रिया संहिता को भी अपनाया गया। इन प्रावधानों ने निर्धारित किया कि आपराधिक ज्यूरी केवल प्रेसिडेंसी कब्जों के उच्च न्यायालय में ही अनिवार्य थी। ब्रिटिश भारत के अन्य सभी भागों में वे वैकल्पिक और दुर्लभ हो चुकी थी। ऐसे मामलों में जहां प्रतिवादी या तो यूरोप के या अमेरिका के थे, कम से कम आधे जूरी को यूरोप या अमेरिकी पुरुष होने की आवश्यकता थी। इन औपचारिक के साथ इन मामलों में जूरी को प्रतिवादी की भावनाओं और स्वरूप के परिचित होना जरूरी था। इस तरह से यह जूरी कार्य बिल्कुल नहीं करती थी। 20वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश भारत में जूरी प्रणाली की औपनिवेशिक अधिकारियों और स्वतंत्र कार्यकर्ताओं दोनों ने आलोचना की और खूब बढ़ चढ़कर आलोचना की। 1950 के भारतीय संविधान में इस प्रणाली का कोई उल्लेख नहीं किया गया था और स्वतंत्रता के बाद कहीं न्यायालयों में इसे लागू नहीं किया गया था। 1958 में भारत के विधि आयोग ने अपने 14वीं रिपोर्ट में इसके अनुमूलन किया और सिफारिश की, जिसे आयोग ने भारत को प्रस्तुत किया था और इसकी बात सभी लोगों ने मानी थी। 1960 के दशक के दौरान भारत में ज्यूरी परीक्षणों को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया, जो 1973 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता के साथ समाप्त हो गया। 1945 में प्रकाशित सप्रू समिति की रिपोर्ट ने न्यायपालिका पर विस्तार से विचार किया और भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो निर्धारित किया था उसे वापस दोहराया। भारत का एक संघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का अग्रदूत बना। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए सप्रू समिति ने सुझाव दिया कि न्यायाधीशों के वेतन और कार्यकाल निश्चित होने चाहिए और उन्हें केवल घोर दुर्व्यवहार के लिए ही अपने पद से हटाया जाना चाहिए। तो इस तरह से सप्रू समिति ने रिपोर्ट सौंपी। इस तरह से न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीजेआई के परामर्श से ही होनी चाहिए। 1946 में संविधान सभा के हिस्से के रूप में न्यायिक सवालों से निपटने के लिए नियुक्त समिति सप्रू रिपोर्ट से प्रभावित थी। हालांकि राष्ट्रपति को दी गई शक्ति पर चिंता भी इस रिपोर्ट में दिखाई देती है। जवाहरलाल नेहरू ने सप्रू समिति के प्रस्ताव का समर्थन किया और 1949 में नेहरू ने कहा कि संविधान सभा में न्यायाधीशों को सर्वोच्च ईमानदारी वाले व्यक्ति होने चाहिए, जो कार्यकारी सरकार के खिलाफ खड़े हो सके और जो भी उनके रास्ते में आ सकता है। और बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर ने न्यायिक स्वतंत्रता की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, सदन में कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि हमारी न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए और स्वयं में सक्षम भी होनी चाहिए। और अंत में संविधान में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और राज्यों में उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों के साथ
परामर्श के बाद नियुक्त किया जा सकता है, जैसे राष्ट्रपति चाहते हैं। यानी कि राष्ट्रपति की हस्ताक्षर के बाद ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में न्यायाधीश को पसंद किया जा सकता है। और उसी वक्त भारत के संविधान के तहत यह तय किया गया कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश से हमेशा परामर्श किया जाएगा। तो यह था भारत के न्याय तंत्र का इतिहास। लेकिन आज भारत में केंद्र में चुनी हुई सरकार इस पद्धति को बदलना चाहती है और इस विषय में भी सरकार का हस्तक्षेप चाहती है कि न्यायाधीश को किस तरह से पसंद किया जाए और कौन से न्यायाधीश को पसंद किया जाए। इसके लिए हाल में केंद्र सरकार अपनी अनुमति उपयोगी बनाना चाहती है, ताकि न्याय तंत्र पर भी केंद्र सरकार अपना कब्जा जमा सके और आम नागरिक को कभी भी न्याय की अपेक्षा रखनी है वो न रख सके। लेकिन एक बात हमें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, केंद्र सरकार न्याय तंत्र पर हावी हो जाएगी तो भारत में न्याय कभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलेगा। और सभी लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है, अगर भारत में न्याय तंत्र पर केंद्र सरकार हावी हो जाती है तो भारत में लोकशाही चली जाएगी और तानाशाही ही देखने को मिलेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।